का जो हमारा टॉपिक है वो सुदर्शन झील के इतिहास जानने में अभिलेखों की भूमिका क्या है। कहने का मतलब फिर से समझिए, सुदर्शन झील और सुदर्शन बांध की चर्चा हम लोग बैक के क्लास में किए थे, जिसमें कि आपको बताए थे कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, इस दोनों में सुदर्शन झील सुदर्शन बांध दोनों की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर है कि सुदर्शन झील का इतिहास जो हम लोग जानते हैं उसमें अभिलेखों का कुछ महत्व है कि नहीं है, उसके बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे कि सुदर्शन झील के इतिहास जानने में अभिलेखों की क्या भूमिका है। बात यहाँ तक क्लियर हुआ। चलिए, तो प्राचीन भारत में मौर्य काल से गुप्त काल तक सिंचाई व्यवस्था हेतु तत्युगीन राजाओं के किए गए प्रयासों की जानकारी में अभिलेखों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बात समझ रहे हैं। तो मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल तक, मौर्य काल से लेकर के कब तक? गुप्त काल तक आपको जो भी जानकारी इकट्ठा हुई है उसमें अभिलेखों का जो है सो महत्वपूर्ण योगदान है। बात समझे। अगर आपसे पूछे कि मौर्य काल से गुप्त काल तक जो है इतिहास की जो जानकारी मिलती है उसमें सबसे अधिक योगदान किसकी है? अभिलेखों का महत्वपूर्ण योगदान है। इस दृष्टि से शक, क्षत्रप, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, गुप्त शासक स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी की चर्चा अभी हुई थी ना, अभी देखे थे हम लोग कि रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, दोनों अभिलेख में किसकी चर्चा है? सुदर्शन झील की चर्चा है। तो वही बात यहाँ पर बता दिया। क्या बताया है? यहाँ बताया है कि शक, क्षत्रप, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख है ना, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख और गुप्त शासक स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, इस दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों अभिलेखों से हमें सुदर्शन झील एवं सिंचाई का संपूर्ण इतिहास प्राप्त हो जाता है कि मौर्य काल और गुप्त काल के बीच में सिंचाई की क्या क्या व्यवस्था थी और किस तरह की व्यवस्था चल रही थी, सारी बातों का वर्णन आपको मिल जाता है। किसमें? जूनागढ़ के अभिलेख में है ना, और रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में और स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में। इन दोनों अभिलेखों में सुदर्शन झील और सिंचाई के संपूर्ण इतिहास प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद है आपको, इसके बाद है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि उर्जयत पर्वत से नीचे की ओर बहने वाली सुवर्ण, सिक्ता एवं पलाशनी आदि नदियों पर बांध बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य प्रांतपति पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील बनवाई थी। अगर आपसे पूछे कि सुदर्शन झील किसने बनवाई तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त के प्रांतपति पुष्यगुप्त ने, किसने बनवाया था? पुष्यगुप्त। देखिए बस पुष्यगुप्त याद रखिए आप। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? पुष्यगुप्त ने। और पुष्यगुप्त कौन था? यदि इस पर चर्चा हो तो याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रांतपति था। बात समझ, प्रांत का हेड, राज का हेड। बात समझ में आ रहा ना? प्रांतपति का मतलब राज का हेड, प्रांत का। तो पहले राज्य को प्रांत कहा जाता था ना। ठीक है, चलिए आगे है। अशोक के यूनानी प्रांतपति तुसास्प ने इस झील से नहरी निकलवाई। अब देखिए, पुष्यगुप्त जी झील बनवाए और वहाँ पर जो है तुसास्प जो थे वो झील से नहरी निकलवा दिया। अच्छा किया कि गलत किया? अच्छा किया, क्योंकि उसी नहर के माध्यम से फिर क्या होगा? सिंचाई का काम होगा। ठीक है, तो रुद्रदामन के काल में, किसके काल में? रुद्रदामन के काल में भारी वर्षा के कारण सुवर्ण, सिक्ता और पलाशनी नदियों के तीव्र वेग ने इस झील के तटबंध को क्या कर दिया? तोड़ दिया। क्या कर दिया? तोड़ दिया। बात समझ रहे हैं? इस बांध को तोड़ दिया। तो कौन कौन सी नदी की भूमिका? सुवर्ण, सिक्ता और पलाशनी नदी। बोलिएगा, सुवर्ण, सिक्ता और पलाशनी नदी, इन दोनों की भूमिका रही कि इस सुदर्शन बांध को, सुदर्शन झील से जो निकला हुआ नहर था, बांध था, क्या कर दिया? तोड़ दिया। रुद्रदामन ने इसे पुनः निर्माया। इसका प्रबंध प्रांतपति सुविशाख को दिया और पुनः उसको रिपेयरिंग करवा करके वो किसको दे दिया? उसको दे दिया, सुविशाख को सौंप दिया। इसमें अत्यधिक धन व्यय हुआ। व्यय मतलब खर्च हुआ। क्या हुआ? खर्च हुआ। चूंकि सभासदों ने इसकी मरम्मत की अत्यधिक खर्च के कारण विरोध किया, अतः रुद्रदामन ने जन कल्याण के निमित्त स्वयं के खर्चे पर इसकी मरम्मत कराई थी। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि 455 ईस्वी में यह बांध टूट गया था। याद रखिएगा कि यह जो बांध था, कौन सा बांध? सुदर्शन बांध। सुदर्शन बांध कब टूट गया था? तो 455 ईस्वी में। सुदर्शन बांध कब टूट गया था? 455 ईस्वी में। तो इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। इसके बाद है आपको स्कंदगुप्त के प्रांतपति चक्रपालित ने, ठीक है ना, स्कंदगुप्त के प्रांतपति कौन थे? चक्रपालित। चक्रपालित ने
उसकी आज्ञा से उसका पुनर्निर्माण कराया। इससे पता चलता है कि मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक सभी शासक सिंचाई और जन कल्याण हेतु समर्पित थे। बात कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जब बार बार एक राजा, मान लीजिए उस नहर को नदी के द्वारा तोड़ दिया जाता है, और जब बार बार राजा जो है उसको रिपेयरिंग करवाता है, इसका मतलब मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल तक के जो भी शासक थे, राजा थे, वह अपने जनता के हित में काम करते थे। इस बात से स्पष्ट हो जा रहा है। अभी जो हम लोग रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख पढ़े और स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख पढ़े, इस दोनों से ये क्लियर हो जाता है। बात कुछ समझे कि नहीं समझे? अब एक राजा है कि जो सुदर्शन झील बनवा दिया, एक राजा है कि नहर बनवा दिया। जब वो नहर टूट गया तो दूसरा राजा फिर उसको रिपेयरिंग करवा दिया, और रिपेयरिंग करा के फिर उसको दूसरे को सौंप दिया कि लीजिए अब आप इसको चलाइए, इसको ठीक ठाक करवाते रहिएगा। तो इस बात सबसे क्या स्पष्ट होता है कि चंद्रगुप्त से लेकर मौर्य काल से लेकर के गुप्त काल तक के जितने भी राजा थे वो जनता के हित में काम करते थे और सिंचाई पर ध्यान देते थे। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास जानने में अभिलेख महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं, है ना। अब हम इस काल के इतिहास की राजनीतिक और आर्थिक उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे। तो इससे आगे हम लोग अगली वीडियो में उपस्थित होंगे। इतिहास लेखन में ग्रंथों का विश्लेषण लेकर के, ठीक है, एनालिसिस करेंगे हम उसमें कि ग्रंथों का विश्लेषण किस तरह से हुआ है, किस तरह से ग्रंथ लिखा गया है। बहुत सारे रामायण महाभारत में बहुत सारे ग्रंथ जो लिखे गए हैं वो किस तरह से लिखा गया, उसमें कौन कौन से स्रोत से उनकी जानकारी इकट्ठा हुई, जानकारी प्राप्त हुई, तब जाकर के लिखा गया। इस सब के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। आज तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल पर नए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे।